नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आरएएस टैंक फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट में केमिकल ट्रीटमेंट्स। बहुत तरह के केमिकल होते हैं, इनका इस्तेमाल सदियों से होता आया है एक्वाकल्चर में और इनको बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए मेज़रमेंट के रेफरेंस में, सॉल्यूशन बनाने के रेफरेंस में, और इनका अप्रूवल होना चाहिए रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ से, जैसे ईपीए है और एफडीए है। और बायोसे करके रसायन का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए इसके पहले कि मुख्य ट्रीटमेंट आप पूरे टैंक में दें। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरुआत करते हैं। पानी के मापदंडों को समायोजित करने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए रसायनों का उपयोग करने वाले एक्वा फार्मर्स को टैंक में रसायन की मात्रा और पानी की मात्रा के संबंध में उपचार के निर्देशों का ज़रूर पालन करना चाहिए। जलीय रसायनों को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए द्वारा पानी के लिए और खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए द्वारा मछली के लिए उपयोग किए जाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। ये केमिकल्स ज़्यादातर एक्वा किसानों के लिए उनके सही उपयोग को करना एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं। आसान नहीं रहता उनके लिए इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर पाना। मछली में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जो भी रसायन हैं वो ज़्यादातर पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अनुमोदित रसायनों के लिए अपने इलाके के फिशरी विभाग से जांच करें और हमेशा अस्वीकृत रसायनों के दुरुपयोग और उनके कंटामिनेशन से बचें, ताकि मछली को उपभोक्ता द्वारा स्वस्थ और सुरक्षित माना जा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम दोहरा देते हैं ताकि मछली को उपभोक्ता द्वारा स्वस्थ और सुरक्षित माना जा सके। आजकल जागरूकता बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमेशा अप्रूव्ड केमिकल्स का ही आप इस्तेमाल करिए। अगर मछली बिकेगी ही नहीं इसलिए कि आपके यहाँ कंटामिनेटेड मछली आप उगाते हैं, तो कस्टमर एक बार प्रचलित हो जाएगा तो आप कहते मछली खरीदेगा ही नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आपके द्वारा उगाई गई मछली किसी भी प्रकार के केमिकल रेसिडुअल्स के लिए बिल्कुल भी जानी ना जाए। पानी की गुणवत्ता और प्रजातियों के आधार पर केमिकल्स पानी में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अब जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ये क्षारीयता पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर क्षारीयता कम है तो आप इसको बिल्कुल नहीं उपयोग कर सकते, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये अगर जैविक तत्व बहुत ज़्यादा है तो इनकी और अधिक आवश्यकता होती है। तो ये सब बातें हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, इसके आधार पर ही हम डोज तय करेंगे। नहीं तो आप या तो नुकसान उठा जाएंगे या जिसके लिए आप इलाज कर रहे हैं वो आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। किसी भी केमिकल के साथ मछली को अधिक मात्रा से बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए जो भी केमिकल डोज आपकी प्रस्तावित है उसके लिए एक आसान सा जैव परीक्षण किया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको भी आगे विस्तार से बताएंगे। ऑक्सीजन के स्तर की सावधानी से जांच करिए। रासायनिक उपचार के बाद, विशेष रूप से फॉर्मेलिन, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के उपयोग के बाद एरेशन के लिए आप एकदम तैयार रहिए, क्योंकि ऑक्सीजन डिप करता है और मछलियों को बहुत अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नहीं तो मछलियां फिर से स्ट्रेस में आ जाती हैं। वज़न करने के लिए बहुत अच्छे, सटीक और संवेदनशील तराजू का प्रयोग करिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे तराजू खरीद रखे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसमें ज़रा से में ही प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे देखिए 2.87 ग्राम को तौला जा रहा है, तो बहुत ही सेंसिटिव अगर तराजू आपका नहीं होगा तो ये मेज़रमेंट नहीं अच्छी तरह से तौल पाएगा। कोई सही कप या चम्मच का भी उपयोग किया जा सकता है, हालांकि वो जो केमिकल नापने के अच्छे तरीके नहीं माने जाते, लेकिन गलत तराजू या खुराक को आप आंख से देखकर उसकी मात्रा का अनुमान लगा रहे हैं तो इससे तो बेहतर है कि आप इन तरह के कप्स और चम्मच का प्रयोग करें अगर आपके पास संवेदनशील अच्छे तराजू नहीं है तो। आरएएस अगर आप कर रहे हैं तो एक अच्छा सा लैब बना के रखिए। लैब का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें सब सुविधाएं होती हैं, सब केमिकल्स होते हैं और वहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत रासायनिक माप मछली को नुकसान पहुँचा सकता है या मार सकता है।
या जो भी आपका प्रस्तावित कार्य है वो आप करने में विफल हो जाएंगे, तो पूरी प्रक्रिया जो आपने की उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बायोएसे जैव परीक्षण, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में कहा था कि आपको बताएंगे, ये निर्धारित करने के लिए जगह पर ही एक सफल परीक्षण किया जा सकता है कि क्या एक स्वीकृत रसायन विशिष्ट टैंक स्थितियों के तहत विषाक्त हो सकता है। इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। परीक्षण में एक ही टैंक से मछली और पानी दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए। परीक्षण की कुछ मछलियों को प्रस्तावित रासायनिक जो उपचार की सांद्रता है उसके लिए टेस्ट किया जाना चाहिए, जबकि अन्य मछलियों को बगैर किसी रसायन के रखा जाए, जिसको कि हम कंट्रोल कहते हैं। अब परीक्षण शुरू करने से पहले कंटेनरों में मुख्य रूप से हैंडलिंग के द्वारा अगर कोई मृत्यु होने वाली है तो उसको भी आप दूर करिए और कम से कम मछली को 24 घंटे तक बगैर किसी ट्रीटमेंट के अच्छा एरेशन लगा के आप रखिए, उसके बाद ही परीक्षण शुरू करिए। मछली जो कम से कम 10 हो उसको परीक्षण में उपयोग किए गए पानी के वजन के 1000वें हिस्से के नीचे रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 10 मछली है और उनका वज़न 1 किलो है तो 1000 लीटर पानी मिनिमम चाहिए। और किसी भी प्रकार की गलती की संभावना को ख़त्म करने के लिए परीक्षण को कम से कम 2-2 सेट में चलाया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि ये परीक्षण वाला 2 सेट है जिसमें आपने 10-10 मछली रखी है, तो इस परीक्षण को आप कम से कम 24 से 96 घंटा चलाएं। यदि परीक्षण के बाद मछलियां जीवित हैं तो टैंक में अन्य मछलियों का भी उपचार करना सुरक्षित ही माना जाएगा। और अगर कुछ मछलियां मर जाती हैं तो ये पता लगाना चाहिए कि मृत्यु दर जो हुई है वो स्वीकार्य है या नहीं। रासायनिक उपचार उन मछलियों को भी मार सकती है जो पहले से ही गंभीर रूप से तनावग्रस्त हैं या बीमार हैं। पोटेशियम परमैंगनेट खाद्य मछली में ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट के रूप में उपयोग के लिए स्वीकृत है। इसका उपयोग बाहरी बैक्टीरिया और परजीवियों इनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आमतौर पर 2 ppm के MnO4 एक प्रभावी उपचार है, लेकिन अगर 8 घंटे से कम समय में पानी का रंग लाल से पीला भूरा हो जाता है तो फिर थोड़ा अतिरिक्त 2 ppm और बिना देर किए हुए ऐड किया जा सकता है, तब उसका इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगी। बड़े आसानी से मार्केट में उपलब्ध है ये। MnO4 को पानी में घोलिए और रसायन को पानी की सतह पर समान रूप से फैलाइए। ये एप्लीकेशन का सही तरीका है हर केमिकल के लिए। त्वचा या आँख के ऊपर इसका बड़ा गंभीर परिणाम हो सकता है, इसलिए ग्लव्स पहनिए और चश्मा लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ये लिंक दे रहे हैं, यहाँ पर हमने इन पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में काफ़ी विस्तार से एक वीडियो पहले ही डाल रखा है। फॉर्मेलिन में वजन के हिसाब से 37 से 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मेलिन को 100% एक्टिव माना जाता है। ये एक अप्रूव्ड पैरासाइड और फंजीसाइड है। आमतौर पर 15 से 25 ppm का एक अनिश्चितकालीन उपचार दिया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो 125 से 250 ppm भी लंबे समय तक दिया जा सकता है ट्रीटमेंट, लेकिन उसके लिए सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है। उपचार के पहले घंटे को कभी भी उपेक्षित न छोड़िए। मछली 1 घंटे से पहले अगर तनाव के लक्षण में दिखती है तो वाटर एक्सचेंज करके फार्मेलिन को पानी से निकाल दीजिए। हर 5 ppm फार्मेलिन जब आप पानी में मिलाएंगे तो 1 ppm ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फार्मेलिन डालने के पहले ऑक्सीजन का स्तर 6 ppm से ऊपर रखें, और अगर घुलित ऑक्सीजन कम है तो फिर इसका इस्तेमाल न करें, यह बहुत हानिकारक हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर अगर 21 डिग्री से ऊपर है तो 150 ppm फार्मेलिन से अधिक का उपचार कभी मत करिए। कॉपर सल्फेट ये क्रिस्टल्स में भी मिलता है, पाउडर में भी मिलता है, ब्लू कलर का होता है। खाद्य मछली में एल्गीसाइड के रूप में उपयोग होता है और स्वीकृत है। परजीवियों जैसे इच, ट्राइकोडेना और फंगस के इलाज के लिए भी ये उपयोग किया जाता है और क्रिस्टल और पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है। खुराक इसकी जो भी होगी वो एल्कलिनिटी के हिसाब से बदलती रहती है। ये विभिन्न एल्कलिनिटी पर डोज आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे एल्कलिनिटी बढ़ती जा रही है तभी हम इसका डोज बढ़ा सकते हैं। 20 से कम अगर एल्कलिनिटी है तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। रिपीट ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, लेकिन हर बार आपको
एल्कलिनिटी नापनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको कॉपर सल्फेट का कितना ppm डालना है वो हर बार तय करना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है जिसमें 65% क्लोरीन होती है। ये अप्रूव्ड है डिसइंफेक्टेंट की तरह और बैक्टीरिया और रोग जनकों को मारने के लिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट देने से पहले मछलियों को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। टैंक और बर्तनों को सैनिटाइज करने के लिए 1 घंटे के लिए 200 ppm क्लोरीन का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। बैक्टीरिया आदि को मारने के लिए 12 से 24 घंटे तक 5 से 10 ppm बनाए रखने की ज़रूरत है। मछली को किसी भी स्टॉकिंग से पहले पानी में 0 क्लोरीन के लिए जांचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी क्लोरीन रहेगा तो मछलियों के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर सभी मछलियों को, मेढकों को, घोंघों को और जो अन्य प्रकार के मोलस्क हैं उनको भी, और डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को मार सकता है। ख़तरनाक आइटम है, इसलिए इसके इस्तेमाल में बिल्कुल सावधान रहिए। नमक, कॉमन साल्ट, NaCl, समुद्री नमक, आयोडाइज नमक बिल्कुल नहीं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नमक के उच्च स्तर पर इसकी ऑस्मो रेगुलेटरी क्रिया के कारण मछली अपनी त्वचा और गलफड़ों से बड़ी मात्रा में म्यूकस छोड़ती है, जो मछली के कुछ बाहरी परजीवियों को या तो हटा देता है या मार देता है। और अगर कम सांद्रता पर नमक रखेंगे तो इसे हैंडलिंग के दौरान या ट्रांसफ़र के दौरान जो ऑस्मोटिक तनाव होता है वो कम होता है। स्टॉक करने के पहले 30,000 ppm यानी कि 3% का एक 15 से 60 सेकंड के रूप में डिप देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए 10,000 से 25,000 ppm, टैंक में इनडेफिनिट पीरियड के लिए आप 1,000 से 2,000 ppm रख सकते हैं। और स्ट्रेस अगर दूर करना है तो एक हल्का फुल्का कंसंट्रेशन साल्ट का बना करके हमेशा रखिए। सिरका ये डिप ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 10 मिनट के लिए डिप ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसमें कंसंट्रेशन 1000 से 2000 ppm तक कर सकते हैं। मछली को काफ़ी सावधानी से ऑब्ज़र्व करिए और अगर तनाव का कुछ संकेत दिखाई दे तो मछली को डिप ट्रीटमेंट से हटा दें और साफ़ पानी में रखें। तो हम लोगों ने देखा कि हमेशा हमें अप्रूव्ड और उपयुक्त रसायन का ही प्रयोग करना चाहिए। इलाज के लिए हमेशा जगह पर जैव परीक्षण करिए। संवेदनशील सटीक पैमानों का उपयोग करिए। माप की इकाइयों के बारे में सूचित रहें। इस पर हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं पहले से, आप उन्हें देख सकते हैं। रसायन की मात्रा में कभी भी धारणाओं का प्रयोग ना करें, हमेशा ठीक से वजन करके इस्तेमाल करें। किसी भी मामले में बायोफिल्टर को आप नहीं अपसेट कर सकते। ये RAS का हार्ट है। अगर किसी वजह से आप बायोफिल्टर को अपसेट कर देते हैं तो आपके RAS में एक चेन रिएक्शन शुरू होगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो हम लोगों ने दी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम अभी जारी है। फिश को ऑब्जर्व करते हुए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं मैनेजमेंट के, इस पर हम लोग एक नया वीडियो ला रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।